दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमेश जिंदल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अमेश जिंदल जी के साथ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सेवा पहले पीजीआई में की और अभी एक सेंटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जैसे हम कहेंगे कि एक ऐसा सेंटर यहाँ पर हमेशा जो भी कपल्स आते हैं वो संतान सुख की प्राप्ति भगवान की दया से लेकर ही जाते हैं। मिल रहे हैं डॉक्टर साहब से और बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपसे आज काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ और आशा करती हूँ कि कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके अच्छा काम आएगी और हेल्प करेगी आपको अपने डिसीजन मेकिंग में। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जिंदल आईवीएफ एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पर तकरीबन 50% जो है कंसीविंग जो है वो नेचुरली हुई हो रही है और जो कपल्स आ जाते हैं काउंसलिंग के साथ और उनको छोटे छोटे प्रोसीजर्स के साथ वो लोग संतान सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हर इनफर्टिलिटी कपल के लिए आईवीएफ जरूरी नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? ये तो खैर बहुत बेसिक क्वेश्चन आपने पूछा है। डेफिनेटली हर कपल के लिए तो आईवीएफ नहीं है। और भी तरीके हैं जिनसे प्रेगनेंसी हो जाती है। सबसे पहले तो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, देन आईयूआई है, जो सिंपल टेक्निक्स हैं जिनसे बहुत लोगों को प्रेगनेंसी हो सकती है। कई पेशेंट ऐसे आते हैं उनको जल्दी लगी होती है कि हाँ अभी तो 6 महीने हुए हैं, साल हुआ, साल हो गया, 2 साल हो गया, इतनी टेंशन करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी नीड इज़ एडिक्वेट टाइम। नेचर को सबसे पहले नेचर को हम टाइम दें कि कंसेप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर मैं सिस्टम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जिसका क्या मतलब है कि 1 साल आपने नेचुरल वे में ट्राई किया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब डॉक्टर की ज़रूरत है। आजकल मैं देखती हूँ कपल्स कभी कोई 2 महीने बाद भी आ जाते हैं, 4 महीने बाद भी आ जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं कि इतनी देर हो गई, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ। तो कम से कम 1 साल आप दें। इस 1 साल को हम कम कट शॉर्ट कर सकते हैं अगर किसी को ऑब्वियस प्रॉब्लम्स है। ऑब्वियस प्रॉब्लम्स का क्या मतलब, किसी को मेंसेस नहीं आ रहे हैं या कोई पता है कि डिजीज़ है, जैसे कोई फाइब्रॉइड्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम पता है किसी को की है, या कोई सेक्स की प्रॉब्लम है, उन केसेस में डेफिनेटली कंसल्ट करना पहले बनता है। बट अदरवाइज़ अगर सब कुछ नॉर्मल है, मेंसेस नॉर्मल आ रहे हैं, बाकी सब कुछ अपरेंटली नॉर्मल है, देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर। हमारे पास जब पेशेंट आ भी जाते हैं तो मैं तो उनके एक बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करके, जनरल चेक करके, जो प्रेगनेंसी से पहले हमें जनरल चेक करना चाहिए वो करके पेशेंट्स को वेट करने को बोलती हूँ कि आप वेट करिए, नॉर्मल कि नेचुरल हो जाएगा। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तब हम थोड़ा सा उसको फास्ट कर सकते हैं। देन सेकंड जो है कि लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फर्टिलिटी में। हम कई बार आइसोलेशन में देखते हैं कि हाँ मेंसेस ठीक आ रहे हैं, स्पर्म ठीक है और बच्चा हो सकता है, बट हम ये कई बार ये भूल जाते हैं कि जो ओबेसिटी है
अंडरवेट पेशेंट है, जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फंक्शंस पे फ़र्क पड़ता है. दे मे नॉट अफेक्ट योर टेस्टों में शायद कुछ ना आए, आपकी शुगर भी शायद ठीक हो. आप लेट्स से कि आप एक 5 फुट 3 इंच है आपकी हाइट और आपका वेट 80 किलो है. आपको हो सकता है शुगर भी ना हो, आपको ओवरीज भी नॉर्मल हैं, आपके मेंसेस भी रेगुलर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बट कहीं ना कहीं जो ये ज़रूरत से ज़्यादा वेट है, आपका हाई BMI है, कहीं ना कहीं आपके सारे सिस्टम्स को चैलेंज कर रहा है. और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसका असर आता है. तो लीडिंग अ नेचुरल लाइफस्टाइल, नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल डाइट, लूजिंग वेट, that's one of the most effective way of achieving a natural conception. This thing is very very helpful in polycystic ovary cases. अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ आप ओबेसिटी है, मैंने बहुत सारे पेशेंट नोट करते हैं कि जैसे जैसे उनका वेट बढ़ा, शादी के टाइम आज 55, अभी मैं 75 हूँ, तो जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ा वैसे वैसे मेरे मेंसेस इरेगुलर होने शुरू हो गए. तो एंड दे देमसेल्व्स नोट कि अगर वेट कम हुआ, मेंसेस नॉर्मल आ गए और प्रेगनेंसी भी हो गई. सो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, एंड स्पेशली ओबेसिटी, activity, normal activity, diet pattern, lot of junk food, healthy diet, all these things are very important for natural conception, and not only in females, even males. कई बारी हम मोस्ट एक जनरल कंसेप्ट है कि सिर्फ फीमेल्स को ये मतलब मैनी टाइम्स आई हैव सीन के हस्बैंड वाइफ दोनों मोटे हैं और हस्बैंड कह रहा है कि ये ना सुनती नहीं है, वेट नहीं कम करते. तो मैं आई ऑलवेज टेल कि आपको क्या लगता है कि आपके वेट की वजह से स्पर्म्स पे कोई असर नहीं आ रहा है? डेफिनेटली अगर फीमेल की वेट की वजह से उसके एग्स पे असर आ रहा है, तो हस्बैंड के वेट की वजह से स्पर्म पे भी असर आएगा. तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ देम. सो दीज आर द वेज वेयर नेचुरल कंसेप्शन कैन अकर. देन कई बार आजकल बिज़ी कपल्स हैं, बहुत बिज़ी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता रिलेशनशिप बनाने का. कोई अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ वीकेंड पर ट्रैवल करने को मिलता घर आने के लिए. सो ऐसे कपल्स के लिए टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जब जो ओवुलेशन है वो मंथ में एक ही बार होती है, एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन प्रेगनेंसी कैन हैपन. इफ़ द कपल इज़ नॉट टुगेदर एट दोज टाइम्स, देन प्रेगनेंसी विल नॉट हैपन. सो उस केस में हमारे को टाइमिंग के बारे में एडवाइस देनी होती है उनको. देन तीसरा जो है नेचुरल कंसेप्शन के लिए कई बारी थोड़ी बहुत सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है. मोस्ट ऑफ द कपल्स बहुत बार उनको नहीं पता होता कि हाउ कैन, या कई बार उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि नहीं ठीक से इंटरकोर्स हो पा रहा है. कोई रीज़न्स होते हैं, कोई लोकल रीज़न्स होते हैं या साइकोलॉजिकल रीज़न्स होते हैं. वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके भी प्रेगनेंसी होने के काफ़ी चांस है. देन देयर आर कंडीशंस के जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब एक कपल्स बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों से कि थोड़ी सी प्रॉब्लम बताइए, थोड़ा सा स्पर्म काउंट ख़राब है, थोड़े से मेंसेस की प्रॉब्लम है, एक छोटी सी सिस्ट आ गई है ओवरी में, एक छोटा सा फाइब्रॉइड है यूट्रस में. इन चीज़ों से इन जनरल फर्टिलिटी पे असर नहीं होता है. तो वन शुड नॉट गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स. प्रेगनेंसी स्टिल कैन हैपन विद लिटिल प्रॉब्लम्स, एंड प्रेगनेंसी मे नॉट हैपन विद एब्सोल्युटली एवरीथिंग बीइंग नॉर्मल. सो टाइम जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए. दर्शकों, हम बने हुए हैं डॉक्टर अमेश जिंदल जी के साथ. आप सोच सकते हैं कि जिनका 40 साल से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है
और वो आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग प्रेशर में नहीं रहिए। अगर नई प्रेगनेंसी हो रही तो प्रेशर जो आप क्रिएट करते हैं वो भी एक हर्डल बन जाता है आपके प्रेगनेंसी में और आपके कंसीव करने में। आप लोग प्रेशर बिल्कुल ना लें। एक ऐसे डॉक्टर के साथ हम मिल रहे हैं जिनका लंबा एक्सपीरियंस है और हज़ारों की गिनती में वो बच्चे आज जो देख रहे होंगे, तीसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी तक भी डॉक्टर साहब जो है बच्चों को उनको आगे आगे देख रहे हैं। अब आपको इस चीज़ के लिए सोचना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हाँ, अब अगर ये नेचुरल वेट करने से नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप आईयूआई होता है, जो कि काफ़ी केसेस में पॉसिबल होता है। इसमें थोड़ा सा ओवुलेशन, जो एग फॉर्मेशन है फीमेल की, वो हम सप्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। थोड़ा स्पर्म की प्रिपरेशन में उसको सपोर्ट करते हैं, टाइमिंग एक्यूरेट करते हैं, एंड उन चीज़ों से काफ़ी पेशेंट्स को नेचुरल, आई मीन, चाहे हम उसको सीमेन को बाहर प्रोसेस करके अंदर यूट्रस में रख रहे हैं, बट अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नेचुरल वे में ही होती है। सो वो भी एक बहुत कारगर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो रीज़नेबल कॉस्ट में सक्सेस मिल सकती है। आईवीएफ के लिए कुछ तो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि ट्यूबें बंद हैं, अगर स्पर्म काउंट बहुत लो है, या काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रोसिस है बहुत सीवियर जहाँ पे अंदर से सारा चिपका हुआ है, उस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो आईवीएफ डेफिनेटली इंडिकेटेड है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट बाकी केसेस में जहाँ पे नेचुरल पॉसिबल है, वहाँ पे फर्स्ट ट्राई शुड ऑलवेज बी the conception should occur the natural way, and if it's not happening then we should move on to IVF. But at the same time we should not delay IVF too much, क्योंकि IVF का भी success it depends on the female age, duration of infertility and availability of eggs, normalcy of uterus। जैसे जैसे age सबसे important factor है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे और प्रॉब्लम्स ऐड ही होती हैं, कम नहीं होती। एक रूल ऑफ थंब हम कह सकते हैं कि 3 मैक्सिमम यंग पेशेंट्स में आई वुड वेट फॉर मैक्सिमम 3 years बिफोर आई डिसाइड फॉर IVF इफ़ दिस 3 years दे हैव बीन ट्राइंग रेगुलरली। और ओल्डर पेशेंट में 1 year और मे बी इवन 6 months इफ़ द कपल इज़ अराउंड 38-40 के करीब है, तो मैं शायद 6 months के बाद भी उनमें ट्रीटमेंट शुरू करूँ। जैसा आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस आईवीएफ फेलर जो 2-3 दिन बार आईवीएफ ट्राई कर चुके हैं और वो यहाँ आते हैं, कंसीव कर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप उनके प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, आप उनके साथ एक काउंसलिंग का जो बिहेवियर है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, बढ़िया तरीके से आप काउंसल करते हैं, टाइम बहुत पेशेंट्स का आप लेते हैं जब वो लाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो 2-3 बार थक चुके होते हैं, वो कहते जब हम जिंदल में गए तो हमने कंसीव कर लिया, क्या कर। थैंक यू, आपके ये जो ऑब्जर्वेशन है शायद सही है। हाँ, हम काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और सारा स्टाफ हमारा उस हिसाब से बहुत ट्रेंड है कि ये पेशेंट्स बहुत परेशान होके आते हैं और इनको हर तरह की सपोर्ट यहाँ पे मिलनी चाहिए और हर स्टेप पे मिलनी चाहिए। देखो, आईवीएफ एक लंबा ट्रीटमेंट है जो कि 1.5-2 महीने भी चलता है, बार बार पेशेंट को आना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी विज़िट्स जितनी कम हो सकें, प्लस उनको हर विज़िट पे नेक्स्ट गाइडेंस मिले। दूसरा जो मेजर फ़र्क मेरे ख्याल में है कि हम जल्दबाजी नहीं करते आईवीएफ करने में, हम पहले उसकी डेप्थ में जाते हैं कि अगर कोई ऐसा कारण मिल सकता है जिसकी वजह से पहले फेलियर हुआ, तो पहले तो हम वो कोशिश करते हैं कि हम उसमें अगर हमें कोई कारण मिल जाता है तो हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हम पेशेंट का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक होलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि वो करते हैं, ना कि हम सीधे आईवीएफ करने की कोशिश करें कि सीधे आईवीएफ कर लो। बाकी एडवांस टेक्निक्स भी हमारे पास सब तरह की हैं, इंक्लूडिंग प्री इम्प्लांटेशन, जेनेटिक टेस्टिंग। फेलियर केसेस में आजकल हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और उससे काफ़ी रिज़ल्ट्स भी मिल रहे हैं। और आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारी एक्सपीरियंस टीम है कि हमारी जो नॉट ओनली मी, जो मेरी टीम है वो भी डॉक्टर्स अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं कि सबको उनमें से 8 से 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है।
हमारी एम्ब्रोलॉजी टीम भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है. सो आई थिंक इन द लॉन्ग रन एक्सपीरियंस डज मैटर वेयर द रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड. ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस और डॉक्टर शीतल जो कि एक नई टेक्निक, नई स्टडी के साथ आए हैं, और ये सोने पे सुहागे वाली बात है कि जो आपके पुत्र वधू हैं उनमें भी एक ऐसा टैलेंट वो लेकर आए हैं, नई नई स्टडी लेकर आए हैं. नो डाउट कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है और उनकी वो नई नई टेक्निक्स और नई नई स्टडी, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी एक बूम है इस हॉस्पिटल में जो लोगों के लिए एक वरदान बनता है. बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. अगर आपके बच्चे भी आपके साथ हैं और आपका ही प्रोफेशन आगे बढ़ा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. और डॉक्टर शीतल के बारे में क्या? शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़, बहुत डेप्थ के साथ पेशेंट देखती हैं और शी इज़ डूइंग वेरी वेल. और आपको भी सारा फिर मतलब पूरा अब मिल जाता है ना सारा. आजकल जैसे कभी कभी आप भी अब इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है आपका भी, आप भी कोई थोड़ा बहुत बस उसके सारे पे कर सकते हैं. हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली. पेशेंट तो यही लोग मैनेज करते हैं, मैं तो सिर्फ एक ओवरऑल सुपरविजन है, बाकी तो पेशेंट तो यही लोग देखते हैं. ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि प्रेशर सिचुएशंस होती हैं जो आईवीएफ वाले कंसीविंग हो जाती है, अब उसके बाद जो जिस तरीके से आप लोग उनकी सेवा करते हैं, उन लोगों को गाइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उसको प्रेगनेंसी तक लेकर जाना. आईवीएफ हो गया, कंसीव हो गए, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है जैसे आप फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास यहाँ पर पेडियाट्रिशियन की इतनी बड़ी टीम है, निक्कू यहाँ पर अवेलेबल है कि वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ लेकर ही जाए. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ आईवीएफ करते हैं और उसके बाद पेशेंट्स अपने आप कहीं भी जाएं. हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं, वो अगर दूर से आ रहे हैं तो अपनी सिटी में जाके भी वहाँ पे चेकअप वगैरह करा सकते हैं. पर हमारे पास भी फुल फैसिलिटी है कि हम उनको डिलीवरी तक उनकी केयर करें. कोई जो भी हाई रिस्क, क्योंकि जो आईवीएफ पेशेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनमें हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो बिफोर प्रेगनेंसी, जैसे एज ही सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स. पहले ऑपरेशन कईयों के काफ़ी हुए होते हैं. इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं जो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी में परेशान कर सकती हैं. और इनमें से ट्विंस वगैरह भी काफ़ी होते हैं तो इनको नर्सरी की ज़रूरत पड़ती है. तो हमारा जो एम है कि दैट इज़ दी टेक होम बेबी. तो आईवीएफ में भी अब हमेशा हम काउंट क्या करते हैं कि हमारे आईवीएफ के बाद बच्चा घर गया कि नहीं गया, और वो बच्चा घर तभी जाएगा जब उसकी प्रेगनेंसी की केयर प्रॉपर है, उसको पीडियाट्रिक केयर प्रॉपर मिली है, और जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सही टाइम पे सही तरीके से हैंडल किया जाए. डॉक्टर साहब, हम आपसे बनते रहते हैं बीच बीच में. आपका धन्यवाद, आपने अब आज तो बहुत ही लंबे समय के बाद हमें समय दिया, और हमारे दर्शक भी हैं जो वो भी उनको भी रहता है कि डॉक्टर हमेशा आते हैं इस चैनल के ऊपर, हम इस चैनल को देखें. आपके साथ हमारे चैनल की भी शोभा बढ़ती है. आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे उन इनफर्टाइल कपल्स को जिस चैनल के माध्यम से स्पेशल कि हमारा हर इनफर्टिलिटी वाले कपल के लिए आईवीएफ जरूरी नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? हाँ, उनको मतलब देखो, टू सून इज़ ऑल्सो बैड एंड टू लेट इज़ ऑल्सो बैड. सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट होना ही सही है. डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सेंटर है. क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी इनफर्टिलिटी के केस आते हैं, मेल इनफर्टिलिटी में भी यहाँ पर एक्सी और बिल्कुल नई नई टेक्निक्स जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक्स है यहाँ पर फॉलो की जाती है? हाँ, बिल्कुल की जाती है. और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्सी तो खैर बहुत सेंटर्स करते हैं, बट जो मैं कहूँगी कि हमारे रिजल्ट्स जो ज़ीरो स्पर्म काउंट वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें टेस्टिस में से स्पर्म लेके जो हम करते हैं तो वो भी बहुत कामयाब होते हैं. तो जो ज़ीरो स्पर्म काउंट वाले पेशेंट्स हैं वो भी ये मत सोचें कि 100% सिर्फ डोनर स्पर्म ही उनके लिए ऑप्शन है. काफ़ी उनमें से ऑलमोस्ट 50-60% में उनके अपने स्पर्म टेस्टिस में से निकाल के उनसे आईवीएफ किया जा सकता है, और वो बड़े अच्छी कामयाबी के साथ केस ये होते हैं. तो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए. नमस्कार जी, धन्यवाद. आपने हमारी बात दर्शकों तक पहुंचाई. धन्यवाद.